क्योंकि क्वेश्चन किया किसी ने नहीं है ब्रेक के दौरान, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि प्रोबेबिलिटी या चांस किसी कंडीशन का या इवेंट विद ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमने प्रोजेक्ट के गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं उनको अचीव करने में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम रिस्क होता है बेसिकली। यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे प्रोजेक्ट में हिंड्रेंस क्रिएट कर दे या हमारे गोल्स को अचीव करने में रुकावट बने या नेगेटिव इंपैक्ट करे, उसको वो रिस्क है। वो प्रोसेस जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और मैनेज करते हैं इन रिस्क को, ताकि हम इनको अवॉइड कर सकें या मिटिगेट कर सकें या कंट्रोल कर सकें, इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, जो हम कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए या अवॉइड करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क कैसे करते हैं हम प्रोजेक्ट में? पोटेंशियल रिस्क क्या होता है बेसिकली? स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन से होते हैं? पोटेंशियल रिस्क ऑफ ए फेल्योर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट टीम स्ट्रेटेजिक मिशन। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट टीम का मिशन है या प्रोजेक्ट मैनेजर का मिशन है, उसमें जो भी चीज रुकावट डालेगी वो हमारे लिए रिस्क होगा। वो ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क कौन से हैं? इनएडिक्वेट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज आ गए हैं, सिस्टम फेलियर हो गया है या ब्रेक डाउन आ गए हैं, ये सारे चीजें क्या हैं? ये ऑपरेशनल रिस्क है। इसी तरह कुछ फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं जो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आए सामने हमारे। वो क्या रिस्क हो सकते हैं कि क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने, उनके जो डोनर्स थे उन्होंने इनएडिकेट फंड दे दिए। ये सेम एग्जांपल है जो अभी हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा था कि बजट जो है वो दरमियान में प्रोजेक्ट के आके कट कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट का बजट। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क है जो हमें, जिसके लिए प्लान करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए। अब ऐसी सूरत में अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट में पहले ये आइडेंटिफाई किया होगा कि जो हमने बजट एलोकेट करना है प्रोजेक्ट को, अगर उस बजट में कट लगा तो फिर जो है वो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स ये नहीं होंगे, ये होंगे। ठीक है, ये अगर पहले ही रिस्क मैनेजमेंट में अलाइन किया होगा तो हम इसके इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं, जो प्लान ना करने की वजह से इफेक्ट्स होंगे। तो बोर्ड ने जो अप्रूव किया उसके मुताबिक अगर फाइनेंसेस हमें नहीं मिलते तो वो फाइनेंशियल रिस्क है। इसके बाद स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स की नेगेटिव परसेप्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पे जहां आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं चेंज, वहां के ऑपरेशनल मैनेजर्स या मैनेजर्स जो है वो ना करना चाहें, वहां पे चेंज ना लाने देना चाहें, या वो कहें कि जी ये हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जा रही है चीज, तो हम इसको नहीं एग्जीक्यूट करने दे सकते। तो ये स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, उनसे रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन शामिल है? क्लाइंट्स भी शामिल होते हैं, डोनर्स भी शामिल होते हैं, सिविल कम्युनिटी भी शामिल होती है, और जो भी रेलेवेंट पार्टीज हमारे प्रोजेक्ट के डिसीजन से इम्पैक्ट हो रही होती हैं वो सारी स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं। इम्प्लॉयज भी इवन, और प्रोजेक्ट की टीम भी इवन स्टेक होल्डर्स में आती है। तो वो अगर समझें, उनकी परसेप्शन नेगेटिव हो जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारी जिंदगी मुश्किल कर देगा, तो उस वजह से वो मतलब है कि कुछ ऐसी हिंड्रेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जिनसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो। इसके अलावा सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्क हो सकते हैं। सेफ्टी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं उससे सेफ्टी का इशू हो, कोई अनसेफ बिहेवियर एक्सप्रेस हो रहा हो या अनसेफ कंडीशंस प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो जो है रिस्क होगा एक हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। या पोल्यूशन हो रही हो, इन्वायरमेंट खराब हो रही हो हमारे प्रोजेक्ट लगाने से, तो वो भी हमारे लिए एक रिस्क होगा।
अच्छा, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन में हम सबसे पहले डिफरेंट किस्म के रिस्क, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, जो हमने इन्वायरमेंटल अभी डिस्कस किए हैं या स्टेक होल्डर से रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लॉग करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। लॉग करने का मतलब है उनको राइट डाउन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं और क्लासीफाई करते हैं एज रिस्क। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज उनकी फाइंड आउट करते हैं, उनका इम्पैक्ट कितना होगा हमारे डिसीजंस पे या हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे। और फिर क्या करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसकी मिटिगेशन करते हैं कि रिस्क जो डिटरमिन हो जाते हैं उसको कैसे हमने रिस्पॉन्ड करना है, क्या एक्शन प्लान बनाना है, क्या एक्शन लेना है जिससे उसका इम्पैक्ट कम होगा। और क्या करते रहते हैं, फिर हम वो एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं कि रिस्क हमारे मिटिगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या वो इनकर तो नहीं हो रहे हैं हमें। तो ये इसी तरह आइडेंटिफिकेशन का और मॉनिटरिंग और कंट्रोल का जो है वो साइकिल चलता रहता है। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान ही हम इनको मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिस्क जो है वो सिर्फ वही आए जो हमने प्लान किए हुए या असेस किए हुए हैं। वो रिस्क भी इनकर हो सकते हैं जो हमने असेस नहीं किए, अभी नहीं कर सके हम जिनको असेस। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं कि हम कैसे कैसे किन तरीकों से रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो वो कैटेगरीज हैं जो हमने देखी है कि कौन सी कैटेगरीज को हम यूज कर सकते हैं रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसमें ऑपरेशनल हैं वो सारी, लेकिन फिर इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है, एक क्रॉस फंक्शनल टीम बैठती है और वो डिस्कस करती है। वो एक्सपर्ट्स भी होते हैं उसमें, प्रोसेस को जानने वाले होते हैं कि कौन कौन से रिस्क इसमें हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं उनको लिखते जाते हैं हम, स्टेटमेंट रिस्क की और उनका इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, उनको लिखते जाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम प्लान मेंटेनेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वर्क ब्रेक डाउन जो स्ट्रक्चर है उसको देख के और स्टेक होल्डर एनालिसिस को देख के रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेक होल्डर एनालिसिस हम आगे अभी कुछ स्लाइड्स के बाद आएगा, उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर्स हमारी फेवर में हैं और कौन से स्टेक होल्डर्स हमारी फेवर में नहीं है इस प्रोजेक्ट की। तो जो फेवर में नहीं होगा उसके अगेंस्ट वो रिस्क होगा, वो एक्शन प्लान बनेगा उसके अगेंस्ट। इस तरह से भी हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, उनका लीडरशिप बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। उन सारी चीजों की बेस पे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को। अब जो मोस्ट कॉमन रिस्क हैं जो अचीव होते हैं प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो हमारे पास सामने आते हैं, वो ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि कैपेसिटी के इश्यूज होते हैं, लो कैपेसिटी, और लो कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन टीम। मतलब ये है कि जब हम प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स या प्रोसेसेस इंप्रूव कर देते हैं, तो फिर जो हमने हैंड ओवर करना होता है, जो ऑनर टीम है, मेन जो टीम है उनको, तो वो ये हो सकता है कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी ना हो, कैपेसिटी ना हो कि वो प्रोजेक्ट की जो चीजें हमने उनको दी हैं कैरी आउट कर सके फर्दर। अब जो क्लाइंट ग्रुप है उनकी लो कमिटमेंट रहती है मोस्टली, मतलब वो एक दफा बर्दाश्त तो कर लेते हैं, प्रोजेक्ट आपने वहां पे कर दिया, लेकिन उसके बाद वो उसको सस्टेन नहीं करते, एक्सेप्टेंस कम होने की वजह से, कमिटमेंट कम होने की वजह से। और इसके अलावा क्या होता है, कंपटीशन होता है फॉर क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। ये भी एक किस्म का रिस्क है, क्वालिफाइड इंडिविजुअल जो है वो कम मिलते हैं हमें कंपटीशन की वजह से, हर बंदे को क्वालिफाइड चाहिए होते हैं इस वजह से। प्रोजेक्ट के दौरान हम जो मोमेंटम मेंटेन रखते हैं इम्प्रूवमेंट का और प्रोसेसेस को चेंज करने का, वो मोमेंटम मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेन नहीं रखा जा सकता, प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं जब हम डिलीवर करते हैं। और एक मेन रिस्क ये भी हो सकता है कि हमने जो पायलट रन किया है और एक सर्टेन स्कोप पे डिलीवर किया, उसको वो मजीद बड़े लेवल पे कंडक्ट नहीं कर पाते। ये सारे रिस्क हैं जो कॉमनली हमें आते हैं ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है, सारे रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर हम उनको मैप करते हैं, उनकी बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांस कितना है, कितना वो फ्रीक्वेंसी से अक्कर हो सकते हैं।
तो उसके लिए हम असेसमेंट गाइडलाइन को यूज करते हुए रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ये मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम, ये प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स है एक, इसको यूज करते हुए हम हाई प्रोबेबिलिटी जिनको होगा वो उतना ही ऊंचा रखेंगे और जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा वो उतना ही राइट साइड पे आएगा, इस पे मैप करते हैं। इससे ये होता है कि हमारे रिस्क कौन से प्रायोरिटी वाले हैं वो पहले आ जाते हैं, किन पे पहले हमने काम करना है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे हम काम करते हैं पहले। जो साइज जिनका डबल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनका इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट ज्यादा है, और जिनका साइज छोटा है उनका इम्पैक्ट कम है। ये लोकेशन इंडिकेट कर रही है कि लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, ज्यादा है या कम है इन्फ्लुएंस। और जो कलर है वो इंडिकेट कर रहा है ग्रुप और कैटेगरी को इस ग्राफ में, कि ये स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क है या ये फाइनेंशियल है या ये ऑपरेशनल है। ये सेम एक रिस्क एनालिसिस किया हुआ है और उसकी प्रायोरिटाइजेशन की हुई है एक्चुअल डाटा की बेस पे। तो ये उसकी सेम मतलब मैट्रिक्स यूज किया हुआ है, तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाना चाहता था। ये इसका मकसद भी वही है जो पिछली हमने स्लाइड पे डिस्कस किया है, और ये एक्चुअल डाटा पे किया हुआ है किसी चीज। जब हमारे पास रिस्क प्रायोरिटाइज हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि या तो हम उनको अवॉइड करते हैं कि एलिमिनेट कर दें, इसका रूट काज ही एलिमिनेट कर दें रिस्क का, या फिर ये होता है कि हम इसको मिटिगेट करें, मतलब कम करें इसकी प्रोबेबिलिटी को या इसके इम्पैक्ट को कम करें, रिड्यूस कर दें। या ये होता है कि हम उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लें और उसके लिए बजट या कंटीजेंसीज प्लान करें कि ये रिस्क तो हमें आएगा ही आएगा, तो इसके लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी, उसका बजट रख दें या उसके लिए कंटीजेंसी प्लान बना लें कि ये रिस्क जब आएगा तो हम ये करें, या इसको ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि आप अपनी जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर दें जो इसका ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जांपल सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी मैनेजर को पहले ही बता दें कि जी ये रिस्क इनकर होने का चांस है, तो इस रिस्क के लिए आप अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट करके इसको ना होने दें ताकि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे। तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो नहीं रहती, स्टेक होल्डर से अलाइन करके आप ट्रांसफर कर देते। अब जितने भी रिस्क होते हैं उनके लिए हम ये सारी चीजें जब प्लान कर लेते हैं तो फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं एक्शन प्लान को, और इवेलुएट और डॉक्यूमेंट करते हैं। और ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस कहलाता है कि हम मॉनिटरिंग जो रिस्क की स्ट्रेटेजी है उसको मॉनिटर करते रहेंगे और कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करते रहेंगे और फॉलो अप करते रहेंगे रिस्क का। ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, और जो उसके सस्टेनेबल रिजल्ट्स डिलीवर करने वो डिलीवर हो जाते हैं। ये एक टूल है जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क को डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ पे सैंपल है सबसे पहले कॉलम में, यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि रिस्क है क्या, किसने मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका क्रिएट करने का जो रिस्क लॉग है, और ये कौन सी टाइप का है, फाइनेंशियल है या ऑपरेशनल है, इसकी प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड कितना है, कितना चांस है अक्कर होने का, इम्पैक्ट इसका कितना आएगा, और सेवेरिटी इसकी कितनी है उसकी बेस पे स्कोर। ये जो है ये दो इंडिकेट करें सेवेरिटी और स्कोर के ये कितना प्रायोरिटी पे हमें रिजॉल्व करना है रिस्क। इसी तरह ये एक और एक्चुअल एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। ये एक टूल है रिस्क मैनेजमेंट लॉग इसे कहते हैं। अच्छा ये एक सिक्स सिग्मा का बेसिकली टूल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, जो फेल्योर मोड और इफेक्ट एनालिसिस इसको कहते हैं, FMEA, फेल्योर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। ये क्या करता है, ये फेल्योर मोड्स या रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, इवेलुएट करता है, उनको प्रायोरिटाइज करता है, और उसके बाद एक्शन प्लान बना के उसकी ट्रैकिंग भी करवाता है। ये यूं समझिए कि एक होलिस्टिक टूल है रिस्क मैनेजमेंट का। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन के बारे में लिखते हैं कि किस फंक्शन से रिलेटेड ये रिस्क है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेप, किस स्टेप की ये रिक्वायरमेंट है, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्टिविटीज है उनके कौन से स्टेप पे ये रिस्क आ सकता है, रिक्वायरमेंट फ्रॉम लोअर लेवल मतलब ये किस लेवल पे रिक्वायर्ड है,
पोटेंशियल फेल्योर मोड है क्या, वो रिस्क अब यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है कि एक्चुअल रिस्क है क्या। हम जब एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उससे भी कुछ रिस्क इनकर होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। अच्छा, ये अगर रिस्क आएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, उसकी सेवेरिटी यहाँ पे लिखनी होती है। सेवेरिटी का स्केल होता है 1 से 9 तक, जितनी सेवेरिटी ज्यादा हो यानी ज्यादा इम्पैक्ट हो उतना ये नंबर ज्यादा होता है, मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इस रिस्क का पोटेंशियल काज क्या है, किस वजह से ये इनकर हो रहा है, वो यहाँ पे लिखते हैं। और इसकी अकरेंस देखते हैं कि ये कितना चांस है कि ये अक्कर हो सकता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हर बार अक्कर होता है या कभी कभी होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। तो ये अकरेंस का भी उसी स्केल पे हम जो है वो नंबर देते हैं उसका, कि कम अक्कर होता है तो कम नंबर, अगर ज्यादा अक्कर होता है तो मैक्सिमम 9 नंबर देते हैं। अब यहाँ पे एक्शन प्लान लिखते हैं कि इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये एक्शन प्लान है उसका, रिस्क प्रिवेंशन मेथड। और ये डिटेक्ट कैसे करेंगे इस रिस्क को हम, ये भी यहाँ पे लिखना होता है। और डिटेक्शन की भी हमने लिखनी होती है कि आसान है या मुश्किल है। अगर डिटेक्शन आसान है तो नंबर हाई रखेंगे, अगर डिटेक्शन आसान नहीं है, मुश्किल है उसकी, तो लो नंबर रखेंगे। अब ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके यानी कि डिटेक्शन, अकरेंस और सेवेरिटी, ये एक प्रायोरिटी नंबर बनाते हैं जिसको कहते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर। टोटल इन तीनों मल्टीप्लाई करके एक रिस्क प्रायोरिटी नंबर आता है। तो उसकी बेस पे यहाँ पे प्रायोरिटी सेट होती है हमारे पास कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड है या थर्ड है। अब उसका एक्शन प्लान हम बनाते हैं, यहाँ पे एक्शन लेते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें लिखने के बाद जो है हम अगले पे जाते हैं, अगला वो लिखते हैं रिस्क। इस तरह ये टूल जो है हमारी हेल्प करता है कि हम फेल्योर मोड्स को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं रिस्क को, और उनका एक्शन प्लान बना के उनके इफेक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक एडवांस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टूल है। अच्छा, इसके बाद आती है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम स्टेक होल्डर्स की अलाइनमेंट और उनकी प्रायोरिटी के बगैर, उनकी कमिटमेंट के बगैर प्रोजेक्ट्स नहीं कैरी आउट कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही रोड ब्लॉक्स रिमूव करने होते हैं, उन्होंने ही बजट अप्रूव करना होता है, उन्होंने ही ये डिटरमिन करना होता है कि क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो स्टेक होल्डर्स की मैनेजमेंट के लिए हम डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। यहाँ तक रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, या मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो बताएं।